हम्म, प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम सेट लेकर आए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से कक्षा 10 के लिए। तो आते हैं क्वेश्चन, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इस प्रकार जो होगा ऑप्शन ए सही होगा। तो आप बता दें कि प्रकाश की किरण गमन करती है किसमें? सीधी रेखा में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिया है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो हम बता दें कि न्यूनतम वेग पूछा है। तो देखिए, निर्वात में होगा नहीं, जल में होगा नहीं, वायु में होगा नहीं, तो यह किस में होगा? कांच में। तो प्रकाश का न्यूनतम वेग जो न्यूनतम होता है वो कांच में होता है। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए है कार्निया, ऑप्शन बी है परितारिका, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है रेटिना या दृष्टिपटल। तो हम बता दें कि ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। इस प्रकार ऑप्शन डी होगा, रेटिना या दृष्टिपटल। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग रेटिना या दृष्टिपटल कहलाता है। अर्थात प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पहला है ऑप्शन ए अपवर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तारों के टिमटिमाने का जो कारण होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के सिद्धांत पर होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा और इसका सही उत्तर होगा प्रकीर्णन का सिद्धांत। तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या होती है प्रकीर्णन के सिद्धांत पर या स्कैटरिंग ऑफ लाइट के सिद्धांत पर दिया जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक है? क्या है? अर्धचालक नहीं है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में अर्धचालक नहीं है। तो सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है, पारा अर्धचालक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें इसका उत्तर होगा आपका सी, कि पारा जो है अर्धचालक नहीं है, क्योंकि जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इनमें से कोई नहीं की बात नहीं है, क्योंकि पारा है ऑप्शन में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो ओम्स लॉ से होता है V=I.R होता है। तो R बराबर हो जाएगा V/I। तो मात्रक होगा वोल्ट प्रति एम्पियर। मात्रक क्या होगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करेगा? तो ओम को प्रदर्शित करेगा। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को ही ओम कहते हैं। इस प्रकार वोल्ट प्रति एम्पियर ओम होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए दिया है ऊष्मीय सिद्धांत पर, ऑप्शन बी दिया है चुंबकीय सिद्धांत पर, ऑप्शन सी दिया है रासायनिक सिद्धांत पर, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। इस प्रकार उत्तर ए सही होगा। तो बता दें जो विद्युत फ्यूज है वह ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे हीटिंग पावर ज़्यादा होता है फ्यूज गल जाता है और लाइन जो होता है विद्युत धारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो विद्युत धारा को डिस्कनेक्ट करने का जो सिद्धांत है वह ऊष्मीय सिद्धांत है, जो कि फ्यूज के काम आता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए दिया है 0.36 × 10⁻10 जूल, बी ऑप्शन दिया है 1.6 × 10⁻−19 जूल, और ऑप्शन सी दिया 3.6 × 10⁻6 जूल, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें कि डी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गया कि 1 किलोवाट हावर बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इसी को हम एक यूनिट भी कहते हैं। तो आप समझ गए, एक यूनिट को ही 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, जिसकी जो मात्रा होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने जा रहा है। तो कह रहा है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है संक्षारण कहते हैं, ऑप्शन बी दिया है गैल्वेनीकरण कहते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है कि पानी चढ़ाना कहते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है विद्युत अपघटन कहते हैं। तो हम बता दें कि इसका ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, इस प्रकार ऑप्शन बी होगा। तो इस घटना को गैल्वेनीकरण कहते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड? तो दिया है ऑप्शन ए श्वेत या व्हाइट, ऑप्शन बी है पीला अर्थात येलो, ऑप्शन सी है हरा अर्थात ग्रीन, ऑप्शन डी है काला अर्थात ब्लैक। तो हम बता दें कि काला भी नहीं होगा, हरा भी नहीं होगा, पीला भी नहीं होगा। इस प्रकार सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो श्वेत होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है प्यारे बच्चों? श्वेत होता है। तो इसको नहीं भूलना चाहिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? देखिए स्रोत है नहीं पूछा, स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया लकड़ी, ऑप्शन बी दिया गोबर गैस, ऑप्शन सी दिया है नाभिकीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी दिया है कोयला। तो देखिए जो नहीं है नकारात्मक, तो लकड़ी भी स्रोत है, गोबर गैस भी स्रोत है, कोयला भी स्रोत है। यहाँ पूछा कौन नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा कि नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। इस प्रकार आपका उत्तर का ऑप्शन सी सही होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। तो क्वेश्चन 12 है ग्लोबल वार्मिंग। ये अंग्रेजी शब्द है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी गैस कौन सी है? रिस्पॉन्सिबल गैस के बारे में कर रहा है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी है अमोनिया गैस, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन गैस। तो हम बता दें आपको कि ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमलगम एक मिश्र धातु है। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि अमलगम जो है एक मिश्र धातु है, जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो प्रेजेंस ऑफ द मेटल की बात कर रहा है कि वो कौन सा धातु है जो हर अमलगम में होता है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है कॉपर, ऑप्शन बी दिया है सिल्वर, ऑप्शन सी दिया है पारा, ऑप्शन डी दिया है सोना। तो बता दें ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, इस प्रकार इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। तो जो अमेलगम में धातु हमेशा विद्यमान रहता है वो पारा होता है। पारा का सिंबल जो होता है Hg होता है, मरकरी होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो एक पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए दिया है तांबा, ऑप्शन बी दिया है गोल्ड, ऑप्शन सी दिया है जिंक, ऑप्शन डी दिया है पोटेशियम। तो देखिए पोटेशियम भी कर लेगा, जिंक भी कर लेगा, तांबा भी कर लेगा, कौन नहीं करेगा? गोल्ड नहीं करेगा। मतलब गोल्ड ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है। इस प्रकार पूछा है कि वह पदार्थ जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। तो आप समझ गए कि गोल्ड जो है ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है?
तब देखिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन का भाग पूछा कि कहाँ होता है, तो ऑप्शन ए दिया है जड़ में, ऑप्शन बी दिया है तना में, ऑप्शन सी दिया है पत्ता में, ऑप्शन डी दिया है फूल में। तो देखो भाई, फूल में भी नहीं होगा, तने में भी नहीं होगा, जड़ में भी नहीं होगा, इसलिए आप वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होता है पेड़ के पत्तों में होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए जो उत्तरदायी भाग होता है वो पत्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। ऑप्शन ए दिए, देखिए उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा पूछी गई है। ऑप्शन ए है 100 ग्राम, ऑप्शन बी दिया है 20 ग्राम, ऑप्शन सी दिया है 30 ग्राम, ऑप्शन डी दिया है 40 ग्राम। तो 40 ग्राम भी नहीं होगा, 30 ग्राम भी नहीं होगा, 100 ग्राम भी नहीं होगा। तो मानव रक्त में उपस्थित जो यूरिया होगा उसकी मात्रा 20 ग्राम होता है। ऐसा यह याद करने वाला क्वेश्चन है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, यह प्रायोगिक चीज़ होता है। तो प्रयोगों के आधार पर जो आंकड़ा है वो 20 ग्राम का है, तो 20 ग्राम हमको याद रखना चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन्स स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? हार्मोन्स का श्रवण होता है। ऑप्शन ए है अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन बी है बहिस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन सी है नेलिका ग्रंथि से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम प्यारे बच्चों बता दें कि डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हार्मोन्स का श्रवण अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हमें याद रखना चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है, मतलब ग्वाइटर या घेघा रोग होने का कारण है। तो ऑप्शन ए दे, देखिए ग्वाइटर या घेघा रोग, पहले ये जाने होता क्या है। तो ग्वाइटर या घेघा रोग में मनुष्य के गले जो में होता है, जो मोटी हो जाता है, फूल जाता है, तो वह किसके कारण होता है या किसके कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए दिया है चीनी की कमी से, ऑप्शन बी दिया है आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी दिया है रक्त की कमी से, ऑप्शन डी दिया है मोटापा या ओबेसिटी से। तो हम बता दें कि न तो आपकी चीनी की कमी से होता है, न तो रक्त की कमी से होता है, न मोटापा की कमी से होता है। तो जो घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है। ये हम आपको स्पष्ट बता दें कि अपने खाद्य पदार्थ में आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात साधारण नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर घेघा रोग से बचना है तो आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल अपने भोज्य पदार्थों में करना चाहिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है, तो कौन सा जनन? लैंगिक जनन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है पत्तियों के द्वारा, ऑप्शन बी दिया है फूलों के द्वारा, ऑप्शन सी दिया है तने के द्वारा, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो लैंगिक जनन जो होता है पुष्पी पौधों में न तो पत्ती के कारण होगा, न तो तना के कारण होगा, और इनमें से कोई नहीं का सवाल नहीं उठता, फूलों के द्वारा। चूँकि पुष्पी पादप है, उसमें पुष्प लगता है, पुष्प में मकरंद पाया जाता है, जिस मकरंद के कारण उसमें लैंगिक जनन होता है कीटों के माध्यम से। लेकिन उस भाग का नाम बताना है जो पौधे का होगा, तो होगा तो कीट के द्वारा, लेकिन उसका भाग जो होगा वो फूल होगा, फूल के कारण ही होता है, फूल द्वारा ही होता है। इसलिए पुष्पी पादप में जो लैंगिक जनन होता है वो फूलों द्वारा होगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, जो कि 20 नंबर्स पर आएगा, और देखते हैं इसमें क्या है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मतलब मानव मादा, मेल नहीं फीमेल की बात कर रहा है। फीमेल में पहले मानव में क्या है? मादा है, फीमेल है। जनन तंत्र का मतलब होता है बच्चे को जन्म देने वाला तंत्र या अंग का बात कर रहा है, तो नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है अंडाशय, ऑप्शन बी दिया है गर्भाशय,
ऑप्शन सी दिया है शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी दिया है डिम्ब वाहिनी। तो हम बता दें कि मानव जनन में जो मादा जनन होता है उसमें अंडाशय बनता है, उनमें गर्भाशय भी पाया जाता है, उसमें डिम्ब वाहिनियाँ भी पाई जाती है। तो पूछा है कि क्या नहीं पाई जाती है, तो शुक्रवाहिका नहीं पाई जाती है। इस प्रकार आंसर आपका सी होगा। अब बता दें कि अंडाशय, गर्भाशय, डिम्ब वाहिनियाँ फीमेल में पाई जाती है, जबकि शुक्रवाहिका जो होता है यह मेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मेल में। मेल का मतलब नर में। नर में शुक्रवाहिका पाया जाता है, शुक्राणु जिसमें रहता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन जो 20 है कि मानव मादा के जनन तंत्र का जो भाग नहीं है वह शुक्रवाहिका नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। तो प्यारे बच्चों, आपसे हमारा प्यारा सा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखते रहें, अन्य बच्चों को भी बताएं, अन्य बच्चों को लाइक करने के लिए प्रोत्साहित करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर भी बढ़ें और जिससे हमें एक नई ऊर्जा मिले। और इसी प्रकार अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लाते रहें, जिससे पेपर में आप लोगों का कोई ऐसा क्वेश्चन ही न हो कि जो पढ़ाया न गया हो या हमारे पढ़ाए हुए चैनल पर क्वेश्चन न आए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा ही ध्येय ही है 90 प्लस के ऊपर ले जाने की। तो हमारा फर्स्ट चांस है। तो लोग कहते हैं ना, फर्स्ट और लास्ट चांस मानकर काम करो ताकि उसमें कहीं भी किसी प्रकार की कमी न रह जाए। तो हम इसी को आदर्श मानते हुए काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप क्वेश्चन मिला लेना कि हमारा 90 प्लस के ऊपर क्वेश्चन हमेशा सही मिलेगा। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।